नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंची नवनीत राणा, लोकसभा स्पीकर से की उद्धव ठाकरे की शिकायत। शाहीन बाग में बुलडोजर की कार्रवाई पर जमकर मचा बवाल, कांग्रेस नेताओं और मुस्लिम महिलाओं ने नहीं हटाने दिया अतिक्रमण। डी कंपनी पर एनआईए का बड़ा एक्शन, दाऊद इब्राहिम के शार्प शूटर्स तस्करों के 28 ठिकानों पर मारे छापे। वाराणसी कोर्ट में ज्ञानव्यापी मस्जिद पर सुनवाई टली, हंगामे के बाद पूरा नहीं हो सका सर्वे। अपने ही देश के पत्रकारों और राजनेताओं पर भड़की पाकिस्तानी सेना, राजनीति में सेना का नाम घसीटे जाने पर दी चेतावनी। नजर डालते हैं पहली खबर पर, और पहली खबर महाराष्ट्र से, जहां हनुमान चालीसा पर छिड़ी जंग अब दिल्ली तक पहुंच गई है। जेल से रिहा हुई निर्दलीय सांसद और उनके पति रवि राणा अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं, जहां उन्होंने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी दी। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर नवनीत राणा ने खुद पर उठ रहे सवालों का भी जवाब दिया और कहा कि उन्होंने कोर्ट के किसी आदेश का उल्लंघन नहीं किया है, बल्कि जेल में पुलिस की ओर से की गई ज्यादती के बारे में बताया है और यह अधिकार उनका संवैधानिक अधिकार है। दरअसल राणा दंपति को इस शर्त पर जमानत दी गई थी कि वो हनुमान चालीसा विवाद से जुड़े मामले पर मीडिया से बात नहीं करेंगे, लेकिन दोनों ने जेल से बाहर आते ही इस पर बयान दिए और उद्धव सरकार को चुनौती दे दी। इस पर अब महाराष्ट्र सरकार कोर्ट में अवमानना की याचिका दे सकती है। डॉक्टर साहब, नवनीत राणा अब दिल्ली पहुंच गई है, शाह से इन सब मामले में उन्होंने जानकारी भी देंगी। देखिए, वो एक सांसद हैं और उनका आरोप ये है कि जिस हिसाब से उन्हें जेल में रखा गया, उनकी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद डॉक्टर की रिपोर्ट्स भी आ गई, लेकिन जेल प्रशासन, उद्धव ठाकरे सरकार ने उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल नहीं भेजा। तमाम तरह के आरोप वो लगा रही हैं, लेकिन ये तो अलग बात है। असलियत ये है कि उद्धव ठाकरे नवनीत राणा को सबक सिखाने के चक्कर में एक ऐसी दलदल में वो फंस चुके हैं कि जहां ये नवनीत राणा ना खाए बन पा रही है, ना उगलते ही बन पा रहा है। रीज़न, वो बाहर आ रही है, शर्तों के साथ उन्हें बेल दिया गया और वो कह रही है कि उद्धव ठाकरे को सरकार चलाने नहीं आता, उनको देवेंद्र फडणवीस से सीखना चाहिए। वो कह रही है कि उद्धव ठाकरे तो सिद्धांत की बात कर ही नहीं सकते, ये तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़कर बीजेपी के पीठ में खंजर घोंप दिया और उसके बाद जो दुश्मन पार्टी थी उनके साथ मिलकर के वो मुख्यमंत्री बन गए। वो कह रही है कि भाई मैं चुनौती दे रही हूं उद्धव ठाकरे को कि महाराष्ट्र में किसी भी जगह से चुनाव लड़ो, मैं तुम्हारे सामने चुनाव लड़ूंगी, हिम्मत है तो लड़के दिखाओ। वो कह रही है कि भाई कि हम बाला साहब ठाकरे को मानने वाले लोग हैं। उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को तिलांजलि दे दी। अब ये तो शेयर पॉलिटिकल अटैक है। जवाब में शिवसेना क्या कर रही है? कुछ नहीं। जवाब में वो नवनीत राणा को शहीद बनाने में जुटी हुई है। आप उसे जेल भेजना चाहते हो। पॉलिटिकल लड़ाई लीगल तरीके से नहीं लड़ी जाती। ये राजनीति का पहला सबक है। टेक्निकलिटी से चुनाव नहीं जीते जाते। राजनीति से जुड़े हुए सवालों का जवाब राजनीति ही है, जेल नहीं। और यही गलती उद्धव ठाकरे से हुई है कि इन्होंने नवनीत राणा को सबक सिखाने के चक्कर में अपने पैर दलदल में डाल दिए हैं।
जी बिल्कुल। महाराष्ट्र में उठे हनुमान चालीसा विवाद की आंच अब दिल्ली तक पहुंच गई है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की मुसीबतें और बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अगली खबर की बात करते हैं, जहां दिल्ली शाहीन बाग में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी के बुलडोजर तो पहुंचा, लेकिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई। स्थानीय लोग और खासकर महिलाएं बुलडोजरों के सामने बैठ गईं। 2020 में जिन महिलाओं ने शाहीन बाग में सीएए एनआरसी के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया था, अब यही महिलाएं बुलडोजर पर चढ़ गई और कई लोग इसके सामने ही लेट गए। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान भी वहां पर आ धमके और इस कार्रवाई का विरोध किया। कांग्रेस के कई नेताओं ने भी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद एमसीडी के बुलडोजर को वापस लौटना पड़ा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में एमसीडी की ध्वस्तीकरण अभियान के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। डॉक्टर साहब, क्यों ये नेता और ये महिलाएं इस तरह से अतिक्रमण की कार्रवाई को रोक रही हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी अब सीपीआई को झटका लग गया है? मुझे तो लगता है कि शाहीन बाग हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं है। यहां सुप्रीम कोर्ट का कानून नहीं चलता, स्थानीय सरकार का कानून नहीं चलता, केंद्र सरकार की हिम्मत नहीं पड़ती। कानून को ऐसे तोड़ा जा रहा है जैसे कोई कानून एग्जिस्ट ही नहीं करता। मिनी पाकिस्तान बन गया है क्या ये शाहीन बाग है क्या? 7-8 दिनों से ये जो बुलडोजर का काम जो है वो दिल्ली में चल रहा है, साउथ दिल्ली में खास करके अलग अलग इलाकों में बुलडोजर चले, हिंदू इलाकों पे चले, हिंदू को घर पे चले, लेकिन ये बुलडोजर शाहीन बाग आकर के थम क्यों गया? बाकी जगह कोई काम नहीं था क्या? बाकी जगह देश का कानून लागू होता है, बाकी जगह एमसीडी अपना काम कर लेती है, कोई प्रोटेस्ट नहीं होता। लेकिन जैसे ही शाहीन बाग में ये मसला पहुंचता है, लोग बाहर आ जाते हैं, और जो बुलडोजर है उसको वापस जाना पड़ता है। इसी तरीके से जब शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था, उसी जगह पे जहां पर आज बुलडोजर पहुंचा, उस जगह पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि भाई आप यहां पे सड़क पे आंदोलन नहीं कर सकते। कोई उठा? नहीं उठा। कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? आज जो हुआ है वो बड़ा ही शर्मनाक है। अब जो काम शाहीन बाग में हुआ, कल किसी और दिल्ली के इलाके में बुलडोजर जाए और महिलाएं सामने आ जाए, तब तो कानून का कोई पालन ही नहीं करेगा। ये डेमोक्रेसी नहीं, ये मोबोक्रेसी है। और खास करके ये जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग इस तरह के उद्दंडता को, इल्लीगल एक्टिविटीज़ को वो प्रोत्साहन दे रहे हैं। प्रोत्साहन इस तरीके से दे रहे हैं कि बुलडोजर पहुंचा नहीं, वामपंथी वृंदा करात एंड गैंग जो दिल्ली में एक मोहल्ले में एक पार्षद का चुनाव नहीं जीत सके, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। भाई किस लिए? ये बताने के लिए कि मुसलमानों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। 8 दिन से इनकी नींद नहीं खुली थी। जब कोई कार्रवाई पूरे दिल्ली में हर जगह हर इलाके में हो रही है, शाहीन बाग में ऐसी क्या स्पेशलिटी है? वो हिंदुस्तान का हिस्सा है या नहीं है? कि वो पाकिस्तान बन गया? वो बन गया तो बता दीजिए कि भाई देश में जो कानून अलग चलेगा और शाहीन बाग में कानून अलग चलेगा, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो हिंदुस्तान के कानून में विश्वास नहीं रखते। डिक्लेयर कर दो, बात खत्म। बुलडोजर जो आज पीछे गया है, ये बीजेपी के चेहरे पे तमाचा है। आप वो अभियान फिर शुरू ही मत किया करो जिसको आप लागू नहीं कर सकते। और अगर शाहीन बाग और उस इलाके में 2 दिन के अंदर फिर से बुलडोजर अगर वहां पे नहीं आता, चलता नहीं है, तो ये समझा जाएगा कि शाहीन बाग से ये भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी सब डर चुके हैं। जी बिल्कुल, यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में एक के बाद एक कानून तोड़ते ही चले जा रहे हैं। वहीं अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया है। मुंबई के 28 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की है। ये रेड्स पाकिस्तान में मौजूद दाऊद इब्राहिम के लिए मुंबई से हवाला और ड्रग्स के धंधे को ऑपरेट करने वाले लोगों के ठिकानों पर किए गए हैं। ये ठिकाने दाऊद के शार्प शूटर्स, तस्करों, डी कंपनी के रियल एस्टेट मैनेजर्स से जुड़े हैं। इसके अलावा कई हवाला ऑपरेटर्स पर भी छापेमारी हुई है। जिस केस में ईडी ने एनसीपी नेता नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था, अब उसी केस में दाऊद के गुर्गों के ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। डॉक्टर साहब, एनआईए की ये बड़ी कार्रवाई हुई है, क्या कुछ अहम सुराग इसमें मिले हैं और क्या कुछ आगे मामले में हो सकता है? देखिए, ये जो कार्रवाई हुई है,
ये कार्रवाई डी कंपनी के ऊपर दाऊद इब्राहिम के गैंग के ऊपर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। 28 ठिकानों के ऊपर छापेमारी की गई और जो जानकारी आ रही है कि बहुत सारे दस्तावेज, बहुत सारे इस तरह के सबूत मिले हैं कि जिसमें मालूम चल रहा है कि दो चीज़ें हो रही कि ये लोग मुंबई में उगाही का काम कर रहे थे। पता नहीं वहाँ की सरकार क्या करती है। एक गैंग वहाँ पे दिन दहाड़े उगाही का काम कर रहा है और उसको रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ये जो पूरी कार्रवाई हुई है उसमें मीडिया सर्कल में एक मंत्री का नाम उछल रहा है जो वर्तमान में उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री हैं, कि इनका भी रिश्ता इस गैंग से है। क्या कर रहा था ये गैंग? उगाही से पैसे लेकर के आता है और उन पैसों का इस्तेमाल हिंदुस्तान में हिंसा भड़काने के लिए, दंगे भड़काने के लिए, आंदोलन के लिए। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग आंदोलन कर रहे हैं, ये आप समझिए कितनी शर्मनाक बात है कि जो आंदोलन होते हैं उसके लिए पैसा दाऊद इब्राहिम के गैंग की तरफ से मिल रहा है। भाई क्यों मिल रहा है? वो तो पाकिस्तान में है, वो तो दुबई से ऑपरेट करता। किसको पकड़ा गया है? तो दाऊद इब्राहिम के का दाहिना हाथ माने जाने वाला छोटा शकील के साड़ू भाई, मतलब छोटा शकील की पत्नी की सिस्टर का हस्बैंड, वो उसका नाम कोई सलीम फ्रूट है, सलीम फ्रूट को पकड़ा गया है। और जो इनके ऊपर चार्जेस लग रहे हैं कि एक तो हिंसा भड़काने के और पैसे को यहाँ से बाहर भेजने के, मैंने हवाला ऑपरेशन का भी इनके ऊपर चार्जेस लगे हैं। एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। किसी मंत्री का नाम आता है तो ये मामला राजनीतिक हो जाएगा। अघाड़ी सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत फिर खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी दाऊद के साथ रिश्ता रखने के चक्कर में नवाब मलिक जेल के अंदर में है। तो बैड न्यूज़ फॉर अघाड़ी सरकार। उद्धव ठाकरे सरकार को कुछ इस पे करना चाहिए कि भाई दाऊद इब्राहिम तो हिंदुस्तान में नहीं है, तो फिर उसका गैंग यहाँ पे कैसे जिंदा है और वो वसूली के धंधे में अभी तक लिप्त है। जी बिल्कुल, यानी कि एनआईए का ये बड़ा एक्शन अघाड़ी गैंग पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। चलिए लिए चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश की ओर, जहां ज्ञानव्यापी मस्जिद पर दायर याचिका पर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई को 10 मई तक के लिए टाल दिया गया है। इससे पहले सुनवाई को 3 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था। संभावना जताई जा रही थी कि सुनवाई के दौरान ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे पूरा ना होने को लेकर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। साथ ही कोर्ट में पुरानी तस्वीरें, पुराना मैप समेत कई साक्ष्य पेश किए जाने थे। आपको बता दूं कि हिंदू पक्ष की ओर से ऐतिहासिक तथ्यों, कोर्ट में दिए गए सबूतों और कमीशन की रिपोर्ट के अलावा उन तस्वीरों के हवाले से भी ये तथ्य रखने की कोशिश की जा रही है कि आदि विश्वेश्वर मंदिर उसी ज्ञानव्यापी परिसर के 100 फीट नीचे है। डॉक्टर साहब, क्यों ये स्थगित की गई पहले सुनवाई और अब इसको कल तक के लिए टाल दिया गया है? देखिए, मामला धीरे धीरे बहुत ही सेंसिटिव होता चला जा रहा है। एक तो कोर्ट के आदेश से सर्वे होना था। पहले दिन कुछ घंटों के लिए सर्वे की टीम मस्जिद के अंदर दाखिल तो हुई जी, लेकिन फिर उसके बाद दाखिल नहीं हो पाई, क्योंकि मुस्लिम पक्षों ने कहा कि भाई हम किसी को अंदर जाने नहीं देंगे। मतलब ये कि कानून का पालन नहीं होगा। फिर ये कहेंगे कि भाई मुसलमानों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। कोई सरकार ने ऑर्डर किया है? योगी सरकार का फरमान है कि सर्वे होगा? नहीं, कोर्ट का फरमान है। कोर्ट की बात अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर किसकी बात मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई साइन बाग नहीं होना चाहिए, सड़क पे से हट जाओ, नहीं मानते। मतलब दोनों बातें, एक तो देश के कानून को आप मानोगे नहीं और उसके बाद कहोगे कि हमारे ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है। यह हिपोक्रेसी बंद होनी चाहिए। दूसरी बात, चूंकि वो सर्वे हुआ नहीं, कोर्ट के अंदर जो चीज़ें हो रही थी उसमें सबसे पहला काम यही हुआ कि जैसा आपने कहा मीडिया बाहर जाओ, सारे मीडिया कर्मियों को बाहर भेज दिया गया। अब अंदर जो जानकारी सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है कि हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि भाई हमें और टाइम दीजिए और आप आदेश दें कि टीम जाकर के सर्वे कर सके, और जो मुस्लिम पक्ष है
उसको दंडित कीजिए कि क्यों वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। मैं ये बात समझ में नहीं आ रही है भाई, सच से कब तक कोई भागेगा? आप सच दुनिया के सामने बताना क्यों नहीं चाहते? भाई पूरी दुनिया जहान में मस्जिदों की तस्वीर आती है, अंदर बाहर सब कुछ, तो अचानक से आप कहना शुरू कर दोगे कि भाई नहीं 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 नहीं, तस्वीर खींचना मस्जिद के अंदर वो इस्लाम अलाउ नहीं करता है। ईद बकरीद बड़े बड़े जो पर्व त्यौहार होते हैं, जामा मस्जिद और बड़े बड़े जगह का वो नमाज करते हुए तस्वीरें आती है कि नहीं आती है? तो ईद की तस्वीरें तो इस्लाम में अलाउड है। सच बताने के लिए अगर सर्वे होगा तो वो तस्वीरें नहीं ले सकते। अजीबोगरीब हिपोक्रेसी है। खैर, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ये अधिकार तमाम हिंदुस्तानी का है कि ज्ञानवापी मंदिर के मस्जिद के अंदर वैसे क्या राज छिपे हुए हैं, उसके तहखाने में क्या है, वहाँ पे हिंदू मंदिरों के निशान हैं या नहीं हैं। जब तक ये सच दुनिया के सामने नहीं आएगा, तब तक जो लोग इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनको चैन से आराम नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, मस्जिद के रहस्य को जानने के लिए आवाज उठाई गई तो उस पर हंगामा मचा और सुनवाई को फिर एक बार 10 मई तक के लिए टाल दिया गया। आगे बढ़ते हैं, जहां पाकिस्तान की सेना अब अपने ही देश की मीडिया से परेशान हो गई है। पाकिस्तानी सेना ने देश की राजनीति में बार बार अपना नाम इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताते हुए चेतावनी दी है। सेना ने अपने आलोचकों को चेतावनी देते हुए कहा कि वो देश की सेना पर कीचड़ उछालने से परहेज करे। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि उसका देश की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेता, पत्रकार और विश्लेषक जानबूझकर देश में जारी राजनीतिक गतिरोध में पाकिस्तानी सेना का नाम बदनाम कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने इस तरह की बयानबाजियों को गैर कानूनी और अनैतिक बताते हुए कड़ा विरोध किया है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में मचे सियासी बवाल में लगातार पाकिस्तानी सेना का नाम आता रहा है, लेकिन अब पाक सेना ने अपना पल्ला ही उससे झाड़ लिया है। ये बहुत बड़ा जोक है, ये मजाक कि पाकिस्तानी सेना कह रही है कि हमारा पाकिस्तान की राजनीति से कोई लेना देना नहीं। भाई प्रधानमंत्री चुनते हो तुम, विदेश मंत्री चुनते हो तुम, विदेश मंत्री का क्या पॉलिसी होना चाहिए वो करते हो तुम, तमाम तरह की चीज़ें करते हैं आप, और उसके बाद ये भी कहते हैं कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। अभी 2-3 चीज़ें हुई। एक तो इमरान खान ने अमेरिका के खिलाफ बाकायदा युद्ध छेड़ दिया है जुबानी, कि अमेरिका की साजिश की वजह से हमारी सरकार चली गई। दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ के साथ उनकी बातचीत चल रही है, 2 मसला फंसा हुआ है। एक कि बाजवा साहब का जो टेन्योर सितंबर अक्टूबर में खत्म होने वाला है वो रिवाइव होगा या नहीं होगा, उनको एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। मीडिया वाले इसी पे रिपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो थ्योरी फिट हो जाएगी कि इमरान खान बाजवा के लिए वो एक्सटेंशन के लिए मना कर रहे थे, तो आर्मी और अमेरिका मिलकर के इन लोगों ने साजिश रच करके इमरान खान को बाहर कर दिया, और शहबाज शरीफ आ गए तो शहबाज शरीफ जो है वो इसको एक्सटेंशन दे रहे हैं। तो एक तो ये मसला था। दूसरा मसला ये कि इमरान खान की वो थ्योरी भी जो है वो जो इवेंट्स हो रहे हैं उससे वो साफ साफ नज़र आ रहे हैं। इमरान खान के दौरान अभी जो पूरी जो तालिबान और सब कुछ चल रहा था, तो पेंटागन के साथ आर्मी सीधे सीधे बात करती है, पाकिस्तान की आर्मी और पेंटागन, ये दोनों आपस में सीधे सीधी बात कर रहे हैं कि जो चैनल जो है वो ओपन है। हिंदुस्तान में इस तरह से चीज़ नहीं हो सकती। यहाँ पे सरकार के जरिए ही कोई भी विदेशी एजेंसी या सारा कुछ वो काम कर सकता है। आर्मी इज़ नॉट अलाउड टू टॉक डायरेक्टली टू पेंटागन और एनी अदर नेशन, तो वो अलग कहानी है। तो अब वहाँ पे खबर आई कि शहबाज शरीफ के साथ सरकार बदलते ही वहाँ बातचीत भी हुई, और पेंटागन और आर्मी का बीच जो कम्युनिकेशन चैनल जो पहले हुआ करता था डायरेक्ट, उसको खोल दिया गया है। तो अब दोनों बातें ऐसी है कि जिससे इमरान खान की थ्योरी जो है वो साफ साफ नज़र आ रही है, और यही मीडिया में डिस्कशन हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो इमरान खान कह रहे हैं वो सही है, कि अमेरिका के साथ नज़दीकी भी बढ़ गई, हॉटलाइन भी चालू हो गया और इनको एक्सटेंशन भी दिया जा रहा है। तो ये आर्मी को बुरा लग रहा है कि भाई हमारे ऊपर कहीं ये छीटाकसी ना हो जाए, हमारी ही साख जो है वो उसकी मिट्टी पलित ना हो जाए। इसीलिए
मीडिया को वार्न किया गया है, लेकिन इससे क्या फ़ायदा होगा? देश तो जा रहा है गर्त में, इकॉनमी नहीं, कुछ नहीं भाई। ये इससे रोग स्टेट, ये अपने नष्ट होने के कगार पे पहुंच चुका है पाकिस्तान, जो वो डिजर्व करता है। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी राजनीति में बार बार पाक सेना का नाम आने से परेशान होने पर पाक सेना ने अब देश की मीडिया और राजनेताओं को धमकी देते हुए उनका नाम लेने से परहेज करने को कहा है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।